जय हिंद। क्लास 10th मैथमेटिक्स दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सीरीज में आज हम एक्सरसाइज 3 के प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 3 के प्रश्नों को देखने से पहले इसके जो पिछले वीडियो जो कि एक्सरसाइज 3 के बेसिक पे बना हुआ है, जिसमें आप लोगों ने समीकरण हल करने की या समीकरण को अवलोकन विधि से समझने की उसके क्या क्या हल हो सकते हैं, इसके आपने तीन फार्मूले पढ़े हुए हैं, उन सबको पहले रीड करके आइए। तो जब आपको वे सब पता रहेंगे तो एक्सरसाइज की जो 3 के जो प्रश्न है उसको बनाने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए हम एक्सरसाइज 3 के प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों, आप क्वेश्चन आप अपने बुक से देखेंगे। आपके बुक में पेज नंबर 62 पे प्रश्नों 3 दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय है। आपको क्या करना है, बताना है कि इस समीकरण निकाय का क्या हल हो सकता है, अद्वितीय हल हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो मैंने कंडीशन बताया, 3 कंडीशन, उसमें से जो पहला वाला कंडीशन था अद्वितीय हल हो सकता है, उस कंडीशन को इसमें सेटिस्फाइड करा देंगे और सेटिस्फाइड कराने के बाद हम लिख देंगे कि इसका क्या हल हो सकता है, अद्वितीय हल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया समीकरण। जो आपको समीकरण दिया गया उसको इस तरह से लिखेंगे, दिया गया समीकरण। ठीक है, तो आपको समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 5x इक्वल 12। ठीक है, और 5x प्लस 3y इक्वल दिया हुआ है 4। ठीक है, ये इसमें इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे निकाल लीजिए आप a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, ठीक है, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। ठीक है, और आप लोग को पता होगा a1 क्या है, a1 b1 c1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 का a1 b1 क्या चीज़ है, x, और सॉरी ये y दिया हुआ है, एक्स वाई जो वेरिएबल होता है उसको कोएफिशिएंट है, और ये इक्वेशन नंबर 2 कोएफिशिएंट है, और c1 c2 क्या चीज़ है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b1 की, और b2 की वैल्यू हो जाएगी 3, c1 की वैल्यू हो जाएगी 12 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब आप लोग को पता है, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, a1 बटा a2 निकाल लीजिए। पहले a1 बटा a2 निकालेंगे तो a1 की वैल्यू 3 दिया हुआ है, a2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो a1 बटा a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, और b1 बटा जब b2 निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a1 बटा a2 और b1 बटा जो b2 है, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, जहाँ से आप चेक करिए कि 3/5 इक्वल है क्या 5/3 का, तो यहाँ से आप पाएंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो दोनों इक्वल नहीं है तो इक्वल हम काट दें, जिसको बोलते हैं नॉट इक्वल, बराबर नहीं। ठीक है, इसका कहने का मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। तो अतः आपको पता है कि अगर इस कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करता है a1 बटा a2 और b1 बटा b2, इसको आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, जो इसको सेटिस्फाइड करता है उस समीकरण का क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अतः आप कह सकते हैं, अतः इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। देखिए फिर से बातों को मेरे समझिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कोई इक्वेशन दिया है उसको चेक करके बताइए क्या उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल हो b1 बटा b2 को, माने a1 बटा a2 का रेशियो और b1 बटा b2 का रेशियो, अगर दोनों का अनुपात अगर इक्वल ना हो, रेशियो का मतलब अनुपात इक्वल ना हो, तो क्या होता है, उस समीकरण का अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ से आपने क्या किया, a1 बटा a2 b1 बटा b2 निकाल लिया और देखा कि a1 बटा a2 आ रहा है 3/5 और b1 बटा b2 आ रहा है 5/3, जो कि क्या है, इक्वल नहीं है। तो अतः आप कह सकते हैं कि आपका जो समीकरण दिया हुआ है इसका कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये इसका कहने का मतलब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, एक हल मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अतः ये हम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इस समीकरण का कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आया बस बिल्कुल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। आपको ये शो करना है कि इसमें अनेक हल होंगे।
तो आपको पता है अनेक हल के लिए क्या होता है समीकरण a1 बटा a2 इक्वल होना चाहिए b1 बटा b2 का और इक्वल होना चाहिए c1 बटा c2 का। यानी तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। जब तीनों का अनुपात इक्वल हो जाता है तो समीकरण के क्या हल होते हैं, अनेक हल हमें प्राप्त होता है। तो उसको इसमें सेटिस्फाइड करना है। आपको तीनों को क्या करना है, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, इन तीनों को आपको क्या करना है, इक्वल शो करना। ठीक है, आया बात समझ में। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये सॉल्यूशन नंबर 2, पहले आप लिखेंगे दिया गया समीकरण, जो आपको समीकरण दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल 5। ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल दिया हुआ है 5 और नीचे दिया 6x माइनस 9y इक्वल दिया हुआ है 50। ठीक है, 15। आप मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। आपको a1 बटा a2 इंस b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, पहले पहले a1 b1 c1 निकाल लीजिए। जहाँ क्या होगा देखिए, a1 की वैल्यू निकालना है आपको, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, b1 की वैल्यू निकालना है, b2 की वैल्यू निकालना है, c1 की वैल्यू निकालना है, c2 की वैल्यू निकालना है। अब मुझे आप फटाफट यहाँ से देख के बताइए कि इन सब की वैल्यू क्या क्या होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं a1 की वैल्यू होगा हमारा 2 और b1 की वैल्यू यहाँ पर होगा -3, क्योंकि अगर हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, सामान्य रूप की बात करें, तो क्या होता है a1x प्लस b1y इक्वल क्या होता है c1 और a2x प्लस b2y इक्वल क्या होता है c2। ये इक्वेशन नंबर 1 रहता है, ये इक्वेशन नंबर 2 रहता है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म सामान्य रूप है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं a1 की जगह क्या लिखा हुआ है 2 और b1 की जगह यहाँ पर देख पा रहे हैं, चूंकि यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो b1 की जगह होगा -3। ठीक है, और c1 की जगह क्या लिखा है 5, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ से देखिए a2 क्या है 6 है, b2 क्या है -9 और c2 क्या है आपका 15 है। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए। सबसे पहले a1 बटा a2, अब ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से, अब तो इसका है 2/6। ठीक है, और b1 बटा b2 है -3 बटा -9 और c1 बटा c2 है 5/15। देखिए यहाँ से जो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 3 9, यहाँ से 5 एकम 5 3 क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा आपका भी 1/3 और ये आ जाएगा 1/3। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है 1/3 पहला वाला और दूसरा वाला b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है। यानी a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 का और इक्वल है c1 बटा c2 का। इस कंडीशन को क्या कर रहा है, ये जो समीकरण है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अतः आप कह सकते हैं, अतः इस समीकरण का अंततः अनेक हल होगा। क्यों अनेक हल होगा, क्योंकि ये अनेक हल के जो कंडीशन होता है उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अनेक हल का कंडीशन क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 का, बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया गया है क्या, के मान ज्ञात कीजिए। आपको अब क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। आपको के का मान ज्ञात करना है कब, जब क्या हो, जो समीकरण जो निकाय है उसका कोई हल ना हो। कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो के लिए कौन सा कंडीशन लगता है, तो आपको पता है a1 बटा a2 इक्वल होता है b1 बटा b2 का, परंतु नॉट इक्वल होता है, बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 का। अगर समीकरण निकाय का उस जो बोलना चाहिए, जो उस रूल को जब सेटिस्फाई करता है ये, तब इसमें क्या करना है, के का मान निकालना है। माने ये सेटिस्फाई करेगा, ये प्रश्न बोल रहा है, और उसको सेटिस्फाई कराते हुए आप के का मान निकालिए, ये बोल रहा है। देखिए तो कैसे निकालते हैं, तो ये मैं लिख दिया हूँ पहले से। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 8x प्लस 5y इक्वल 9, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। दूसरा समीकरण है kx प्लस 10y इक्वल 15, इसको दूसरा ले लीजिए, दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब यहाँ से सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप a1 बटा a1 और a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू आप पहले फाइंड करिए। तो देखिए
A1 की वैल्यू यहाँ पर 8 है, B1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है और इसकी वैल्यू क्या है 9 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है k है, इसकी वैल्यू क्या है 10 है और इसकी वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है। अब क्या करिए, आपको कंडीशन दिया होता है, यहाँ पर लिख दीजिए जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। तो समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तो कौन से रूल को सेटिस्फाइड करता है, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 का, परंतु जो C1/C2 है ये क्या होता है बराबर नहीं होता है। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, परंतु C1/C2 क्या होगा बराबर नहीं होगा। कब, जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तब की स्थिति में, ठीक है। अब k का मान कहते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए तो A1 का वैल्यू है 8, A2 की वैल्यू है k, इक्वल होगा ये 5/10 का, इसकी वैल्यू रख दी B1 और B2 की, और नॉट इक्वल है C1 और C2 की, तो 9 बटा ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि आपको k की वैल्यू फाइंड करना है तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को लेकर आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों को लेकर आगे चलिए, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, ये हो जाएगा आपका 5/10, तो यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा 8 × 10 इक्वल ये हो जाएगा k इंटू क्या हो जाएगा 5। देखिए k की वैल्यू निकालेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, यानी k इक्वल ये आ जाएगा 8 × 10/5, तो ये हो जाएगा 5 एकम, ये हो जाएगा 5 दूनी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 2, तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगा 16, यही आपका आंसर है। यानी यहाँ पर क्या होगा, k की वैल्यू कितना होगा 16 होगा, जब समीकरण निकाय का कोई हल ना होगा। इसका कहने का मतलब अगर k की वैल्यू जो 16 को जब यहाँ पर आप रखेंगे तो जो समीकरण जो होगा इसका जब आप सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोई हल नहीं आएगा, ठीक है। जब k की वैल्यू क्या निकलेंगे 16 रखेंगे, जब हल करेंगे तो इसकी कोई हल हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे इसको बनाना, ठीक है। देखिए इसी तरह से, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आगे, ये थोड़ा हटके है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, k की हमको एक वैल्यू निकल रहा था, हम डायरेक्ट बोल दिए, लेकिन यहाँ पर आप पाएंगे k की आपको 2 वैल्यू मिलेगा, तब की स्थिति में कैसे करेंगे। देखिए ये थोड़ा IMP भी है, इससे ये IMP, क्योंकि इसमें 2 काम एक साथ होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम, सबसे पहले हमको क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालते, यहाँ पर लिख दीजिए जहाँ सबसे पहले A1 इक्वल A2 इक्वल और B1 इक्वल B2 इक्वल और C1 इक्वल और C2 इक्वल, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या है यहाँ से k, ठीक है, और B1 की वैल्यू यहाँ से क्या है 3 और C1 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। और देखिए इसमें k की वैल्यू सॉरी A2 की वैल्यू 12, ठीक है, और B2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा k, और यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। देखिए आप लोग को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और बता देता हूँ, ये देखिए इसका जो रूप है ये A1x प्लस B1y इक्वल C1 है, A2x प्लस B2y इक्वल C2 है। मान लीजिए इसको आप ऐसे चेंज करते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 में, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 है। मान लीजिए ऐसे चेंज आप करते हैं, यानी क्या करें, अगर C1 को इधर ले आए तो आप देख रहे हैं कि C1 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जब 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों माइनस हो जाएगा तो मान लीजिए इसको इधर लाते हैं तो -3 बटा क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, दोनों कटेगा तो प्लस का 3/6 ही आएगा, यानी यही आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट साइड भी रहता है तब भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसीलिए C1 और C2 को दोनों को क्या लिया, प्लस लिया, ठीक है। तो अगर आप माइनस वाले को भी रखते हैं तब भी वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। आए बस समझ में। तो चाहे ये बस याद रखिएगा कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है दोनों का दोनों राइट साइड हो, या कांस्टेंट टर्म में दोनों क्या हो, लेफ्ट साइड हो, ठीक है। इससे हमें फर्क ये नहीं पड़ेगा कि दोनों कांस्टेंट टर्म लेफ्ट है कि दोनों कांस्टेंट टर्म राइट है, कहीं भी रहे, लेकिन दोनों एक साइड रहना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था यहाँ पर A1/A2 B1/B2 या A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आपको कंडीशन बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे जब कंडीशन में दिया है समीकरण का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, जब समीकरण का कोई हल ना हो
तब देखिए समीकरण कोई हल न हो तो कौन सा कंडीशन बनता है, आपका कौन सा कंडीशन लगता है कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 का बट नॉट इक्वल हो c1 बटा c2 का। यानी ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए वैल्यू पुट करिए, पुट द वैल्यू, मान रखने पर, मान को इसमें रखिए। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा k, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये चूंकि नॉट इक्वल है, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों इक्वल को एक साथ लेके चलिए। ये हो जाएगा 3/12 इक्वल, ये हो जाएगा k/, है जी, k/12 इक्वल हो जाएगा 3/k। देखिए यहाँ पे 3 गुणा होगा तो ये हो जाएगा k², ये हो जाएगा 3 गुणा 12 तो ये हो जाएगा k। तो इधर देखिए इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ये हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। ये देखिए क्योंकि 12 3 दूनी 6, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये 2 होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 × 3, ठीक है, ऐसा टूटेगा 12। तो ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे देखिए ये क्या से 3 2 बार आ रहा है तो एक साथ ले लीजिए, 2 2 बार आ रहा है एक साथ ले लीजिए, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो यहाँ से क्या होगा, एक बार 3 एक बार 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, दोनों अलग अलग 2 बार बाहर निकलेगा, यानी 3 दूनी 6। और आप लोग पता है रूट से कभी बाहर निकलता है तो क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों में ही आता है रूट, ठीक है। रूट से जब भी कोई संख्या बाहर निकलता है, रूट वाला जो संख्या होता है एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों होता है। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या हो जा रहा है, k की वैल्यू हमको क्या मिल जा रहा है, +6 भी मिल जा रहा है, -6 मिल जा रहा है। अब हमारे पास इसमें प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर k की वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकता, या तो k की वैल्यू प्लस होगा 6 होगा या तो k की वैल्यू -6 होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन बन जाए जहां पे आपको क्या मिले, दो इक्वेशन मिले, सॉरी 2 हल मिल जाए, एक बार +6 मिल जाए, एक बार -6 मिल जाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि -6 से ही मिले, माने 2 वैल्यू मिल जाए, लेकिन और यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक बार +6 मिल रहा है -6 मिल रहा है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए 2 वैल्यू मिले तो इसके लिए एक बार और हल करेंगे, ठीक है, एक बार और हल करेंगे। अगला क्या हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है नॉट इक्वल 3/6, यानी k बटा 12 बराबर नहीं है 3/6 का, 3/k बराबर नहीं है 3/6 का। तो या तो इसके बाद इसके इक्वल बराबर नहीं है करिए, या तो इसको इसके इक्वल बराबर नहीं है करके एक बार और हल करिए, तो आपको k की जो वैल्यू नहीं है वो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, k/12 बराबर नहीं है 3/6 को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको लेकर चलूंगा तो ये हो जाएगा k × 6 इक्वल हो जाएगा 3 × 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इक्वल आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बीच में नॉट इक्वल है तो हमेशा क्या निकलेगा, नॉट इक्वल। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अब करके, अब ठीक, k/12 बराबर नहीं है 3/6 का, तो k गुणा 6 इधर भी आ गया तो बराबर नहीं होगा, तो k 3 × 12/6, तो ये हो जाएगा 6 1 6 2, यानी k बराबर नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी प्लस के आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बराबर नहीं वाला कंडीशन लेके जब चल रहा है, इसके साथ इसके इक्वल कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे k नॉट इक्वल आ रहा है 6 का, अर्थात इसका कहने का मतलब यहाँ पे जो k की वैल्यू जो +6 से होगा वो k का मान नहीं होगा। तो उत्तर में लिख सकते हैं, उत्तर k का मान, ठीक है, k का मान बराबर क्या होगा आपका -6 होगा, ठीक है। ये +6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप अपने प्रश्न में देख पा रहे हैं प्लस के और माइनस के दोनों आ रहा है जब आप हल कर रहे हैं तो, लेकिन इसमें सिर्फ एक वैल्यू हो सकता है, तो कौन सा वैल्यू होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए इक्वल नहीं वाले कंडीशन को किसी के एक इक्वल लेके चलेंगे। तो किसी के एक इक्वल लेके चल रहा हूँ मैं, पहले वाले के इक्वल, तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो k नॉट इक्वल आ रहा है +6 से, यानी यहाँ पर जो k होगा उस k की वैल्यू धनात्मक 6 ना होकर क्या होगा, ऋणात्मक 6 होगा, माने धन 6 ना होकर ऋण 6 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये नहीं है करके बताने के लिए एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता देंगे कि k का जो मान होगा ऋण 6 आएगा, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर के जो 3 के जो प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा प्रश्न है उसको हम इस तरह से बनाएंगे, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसको आप IMP कर लीजिए, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बचता है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 उसको आप देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए दिया हुआ है kx - 5y =
इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 6x + 2y = 7। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ आपको क्या करना है a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2 इसकी वैल्यू यहाँ से निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगा 6 और b2 की वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी a1 की वैल्यू आ जाएगा k और b2 की वैल्यू मिल जाएगा 6। ठीक है, b1 की वैल्यू मिल जाएगा -5 और b2 की वैल्यू मिल जाएगा +2 और यहाँ से c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगा +7। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखा है जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। ठीक, देखिए कोई हल ना हो तो आप लोग को पता है कोई हल के लिए कंडीशन ये होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल, सॉरी गलती हो गई मेरे से, a1/a2 इक्वल रहता है b1/b2 का और नॉट इक्वल रहता है c1/c2 का। ठीक है, अब कुछ मत करिए, इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 6 इक्वल है b1 की वैल्यू -5, b2 का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और इक्वल नहीं है 2/7। ठीक है, अब देखिए अब जो इक्वल है उस वाले कंडीशन को लेकर चलिए इक्वल वाले पार्ट को और इसमें से k की वैल्यू निकालिए। देखिए ये हो जाएगा k/6 इक्वल हो जाएगा -5/2, तो यहाँ से हो जाएगा k × 2 इक्वल ये हो जाएगा -5 × क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो k इक्वल आ जाएगा -5 × 6 डिवाइड बाई आपका 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, जब करते करते क्या हो जाएगा 2 एकम 2 क्या हो जाएगा 6, यानी यहाँ से k इक्वल आ जाएगा 5 और ये बच गया 3। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू आ जाएगा -15। ठीक है, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं अतः k बराबर आपको मिल जाएगा -15। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू होगा ये आंसर है, यहाँ पर जो k की वैल्यू होगा वो क्या आएगा -15 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, जब आपका हल क्या हो अद्वितीय हल हो तब k का मान ज्ञात करेंगे। अभी आपने देखा k का मान कब आपने फाइंड किया, जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। अब आप सॉल्व करेंगे जब समीकरण निकाय का क्या हो अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल हो यानी उसके लिए कौन से कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, a1/a2 नॉट इक्वल हो, बराबर नहीं हो b1/b2 का। ठीक है, तो उस कंडीशन को लेते हुए हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है kx + 2y = 5। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 3x + y = -6। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आप a1 a2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 ये 6 वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो a1 की वैल्यू यहाँ से देखिए k है और a2 की वैल्यू यहाँ से 3 है। ठीक है, और b1 की वैल्यू यहाँ से 2 है और b2 की वैल्यू देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ से 1 होगा। ठीक है, c1 की वैल्यू यहाँ से 5 होगा और c2 की वैल्यू यहाँ से क्या होगा -1 होगा। ठीक है, अब देखिए आपको कंडीशन क्या दे रखा है, जब समीकरण का हल क्या हो अद्वितीय हो, तो उस कंडीशन को यहाँ पे बताइएगा। आपको कंडीशन दे रखा है जब समीकरण निकाय का अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हल हो। जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, तो आपको पता है समीकरण निकाय जब अद्वितीय हल होता है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का। ठीक है, क्या a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का। तो यहाँ वैल्यू रखिए, a1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है k, a2 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3 और b1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 और b2 की वैल्यू दिया हुआ है 1 और ये क्या नहीं होगा नॉट इक्वल होगा, क्योंकि ये कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि दोनों बराबर नहीं हो। अब आपको सॉल्व करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 3 पूरा, तो k × 1 बराबर नहीं है 3 × 2 का, क्योंकि ये वाला कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं कि बराबर नहीं होगा। तो k का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k आ जाएगा, तब 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन दे रहा है यहाँ पे k क्या हो बराबर नहीं होगा 6 का।
अब देखिए यहाँ से बात समझिएगा कि हमने जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो इस कंडीशन को लेकर जब हमने इसको सॉल्व किया तो आप पा रहे हैं कि k बराबर नहीं है +6 का, k बराबर नहीं है +6 का। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा समीकरण जो है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है, ये अद्वितीय हल को सेटिस्फाइड करेगा k के प्लस वैल्यू को छोड़कर, माने k के धनात्मक प्लस वैल्यू को छोड़कर अन्य जितने भी वैल्यू हैं उन सब वैल्यू को क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। यानी इसमें k के प्लस k को बस छोड़कर अगर कोई भी वैल्यू इसमें रखते हैं तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल जो होगा इसको ये हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा और हमेशा इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा। लेकिन k के कौन सी वैल्यू के लिए, +6 वैल्यू के लिए छोड़कर, k के +6 वैल्यू को छोड़कर अन्य जितने भी वैल्यू बच गए उस सब के लिए इस समीकरण निकाय का जो हल होगा ये कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः k इक्वल +6, ठीक है, को छोड़कर k के सभी मान के लिए, k के सभी मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इस बात का ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है ना, k की कौन सी वैल्यू, k की +6 वैल्यू को छोड़कर, यानी k की धनात्मक वैल्यू +6, k का +6 वैल्यू को छोड़कर k के सभी मान के लिए समीकरण निकाय कैसा होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। k में क्या करेंगे आप, +6 वैल्यू को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी वैल्यू पुट करिए, समीकरण का हल जो निकलेगा अद्वितीय हल आएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा। ठीक है, तो मेरे को लगता है यहाँ पे आप बात समझ में आएगा। चलिए और देखते हैं, अगर समझ में ना हो तो यहाँ समझ में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है x - 2y = +3, इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है 3x + ky = 1। ठीक है, जहाँ यहाँ से आप क्या करिए, सबसे पहले तुरंत क्वेश्चन मिलते ही आप क्या करिए, a1/a2 और b1/b2 और c1 और c2 की वैल्यू आप फाइंड करिए। a1 की वैल्यू है यहाँ से +1, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -2, b2 की वैल्यू है प्लस करके, c1 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू है 1। ठीक है, अब आपको जो कंडीशन दिया उसको लिखिए, कंडीशन या आप बोल सकते हैं शर्त हिंदी में। ठीक, जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, कैसा हल होना चाहिए, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, ये प्रश्न में दिया है। अद्वितीय हल के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 का। ठीक है, और a1/a2 b1/b2 यानी a1 b1 और a2 b2, इसकी वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, यानी 1/3 बराबर नहीं होगा b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू 3। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो जब तीनक मल्टीप्लाई करेंगे तो k वो एक गुणा k हो जाएगा, बराबर नहीं है, ये हो जाएगा -2 गुणा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा k बराबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 6, यानी k नॉट इक्वल आ जाएगा -6। यानी यहाँ से देखिए ये जो समीकरण निकाय है, इस समीकरण निकाय में k का -6 वैल्यू को छोड़कर अन्य जितने भी वैल्यू होंगे k के, उन सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, ये सेटिस्फाइड होगा इस समीकरण निकाय। यानी आपको k का -6 वैल्यू को छोड़कर k की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, धनात्मक रख लीजिए, ऋणात्मक रख लीजिए, 0 रख लीजिए, सबके लिए सेटिस्फाइड होगा, सिर्फ ओनली फॉर ओनली k के -6 वैल्यू को छोड़कर। ठीक है, तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः k इक्वल -6 को छोड़कर बाकी सभी के मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, ये ठीक है,
के इक्वल -6 को छोड़कर बाकी सभी के मान के लिए समीकरण निकालेगा, कौन सा हल हमको प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये इक्वेशन नंबर 1 आपका दिया हुआ है के एक्स प्लस 3y इक्वल के माइनस 3, और इक्वेशन नंबर जो 2 है ये आपको दिया हुआ है 12x प्लस के वाई इक्वल 6। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा या आप सोच रहे होंगे कि इस के को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे और इस के साथ इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दूं ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं k-3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, के यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो के हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और हमें क्या करना है, के की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात को सुनने कि के इधर नहीं आएगा, इसका कारण ये क्योंकि के यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, न कि वेरिएबल है। अगर मान लो ये वेरिएबल रहता है, इसके साथ x या y रहता है तो हम इसको लेफ्ट साइड लाते और लेफ्ट साइड ला के इनके साथ हम क्या करके कैलकुलेशन करते और कैलकुलेशन करके फिर हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते। क्योंकि यहाँ पे के कांस्टेंट और कांस्टेंट हमेशा राइट साइड होगा या तो दोनों कांस्टेंट लेफ्ट साइड होगा। आप चाहे तो दोनों को लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं, इनको भी लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर रहेगा तो प्लस प्लस है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है C1/C2 करेंगे तो अगर इधर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, फिर भी प्लस हो जाएगा, और इधर ही रहेगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा। तो इसको इधर ही रहना ज्यादा अच्छा है इधर करने की अपेक्षा। ठीक है, जैसा प्रश्न दिया हो उसी के अनुसार जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की आप कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड ही रखेंगे तब भी ये सही है, तो इसको हम राइट साइड लेके ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे के इधर नहीं जाएगा क्योंकि के यहाँ पे कांस्टेंट है, ना कि वेरिएबल है। अगर वेरिएबल रहता तो ये इधर जाता, यानी चर रहता तो इधर जाता। चर कब रहता, जब इसके साथ कोई एक्स या वाई मल्टीप्लाई रहता, लेकिन नहीं, यहाँ पे x मल्टीप्लाई है ना y मल्टीप्लाई है, इसलिए ये क्या है हमारा, यहाँ पर जो k लिखा हुआ है k-3 कांस्टेंट टर्म है और इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, आया बस समझ, तो बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या रहता है, यहाँ पे a1 इक्वल और a2 की वैल्यू और b1 और b2 की वैल्यू और c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करना। देखिए a1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है k और a2 की वैल्यू दिया हुआ है 12, b1 की वैल्यू दिया हुआ है 3 और b2 की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे k। ठीक है, c1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है k-3 और c2 की वैल्यू दिया हुआ है k। ठीक है, अब आप कंडीशन लगा दीजिए। आपका जो शर्त दिया हुआ है, क्या शर्त दिया हुआ है, जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो। आपको पता है जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तो a1 बटा होता है a2 का, लेकिन ये बराबर नहीं होता b1 बटा b2 का। ठीक है, तो रखिए इसको a1 बटा a2, a1 की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से k, b1 की वैल्यू दिया हुआ है 12 और a2 की वैल्यू दिया हुआ है 12 और b1 की वैल्यू दिया हुआ है 3 और b2 की वैल्यू दिया हुआ है k। ठीक, इसको आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा k इंटू हो जाएगा k इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 3, ये हो जाएगा k का स्क्वायर इक्वल हो, ये हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई मत करिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, माने 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी 3 गुणा 3 नहीं, ये ऐसा लिखा है। ये 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा हुआ है, जब इधर जाऊंगा तो रूट लगाऊंगा और रूट लगाने के बाद मैं इसमें से कुछ जो दो जो पेयर बनेगा उसको बाहर निकालूंगा, तो मैं इधर ही से इसका क्या कर दे रहा हूँ, गुणनखंड कर दे रहा हूँ। तो 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 3 कितना होता है, 12 होता है। ये तीन पहले से लिखा हुआ है तो उसको कुछ नहीं करना है, 3 ही रहने देना है। अब देखिए यहाँ से इधर के का स्क्वायर है, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगता है, अंडर रूट लगता है। अंडर रूट लगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो आपको पता है अंडर रूट से जब भी संख्या बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में बाहर निकलता है, तो प्लस माइनस दोनों फॉर्म में बाहर निकलेगा। और 2 का एक पेयर बढ़ रहा है तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, 3 का एक पेयर बढ़ रहा है ये 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी k की वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, जो समीकरण हमारा जो निकाय दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसमें के जो वैल्यू है, के का मान +6 और -6 को छोड़कर सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होगा, ये जो समीकरण निकाय है ये क्या होगा, प्रूफ होगा, संतुष्ट होगा। ठीक है,
सिर्फ के का प्लस और माइनस 6 के प्लस और माइनस 6 और माइनस 6 को छोड़कर जितने भी के जो भी मान ले लो, वास्तविक जितने भी मान ले लो, जितने भी रियल नंबर ले लो, जितने वास्तविक संख्या ले लो, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, उस सभी के लिए क्या होगा, ये जो हमारा समीकरण निकाय क्या होगा, संतुष्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस बात को लिखेंगे, अतः के इक्वल ये नॉट, देखिए यहाँ पे क्या होगा, बराबर नहीं है, बराबर नहीं का साइन लगाना होगा ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लगा हुआ है। ठीक है, ये बराबर नहीं, बराबर नहीं के साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि मैं बराबर इसलिए लिख रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बराबर इसलिए क्योंकि यहाँ लिख रहा हूँ के इक्वल प्लस माइनस को छोड़कर। देखिए छोड़कर वर्ड का यूज कर दिया, छोड़कर यानी के जो बराबर प्लस और माइनस 6 को छोड़ना है, के बराबर जो प्लस 6 और माइनस 6 को छोड़ना है, बाकी सबको लेना है, और छोड़कर लिख रहा हूँ यानी ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, नॉट इक्वल हो जा रहा है। या तो यहाँ पे ये छोड़कर वर्ड को ना यूज करता तो यहाँ पे क्या करता, ऐसा लाइन खींचना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमको आंसर में ये लिखना है के इक्वल प्लस और माइनस 6 को छोड़कर के सभी वास्तविक मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यानी के प्लस 6 और माइनस 6 को छोड़कर जितने भी वास्तविक संख्या है उन सबको रखेंगे तो हमको रखने पर क्या होगा, के अद्वितीय हल, सॉरी ये जो समीकरण निकाल दिया हुआ इसका हमको अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 4x माइनस 5y इक्वल्स के। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल 12। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हमको क्या करना है, ये कांस्टेंट टर्म है तो वेरिएबल के साथ क्रिया करने की या माइनस करने की, प्लस करने की आवश्यकता नहीं। मेरे कहने का मतलब के को इधर लाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे रख सकते हैं, और दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ देख पा रहे हैं वेरिएबल एक साइड है, तो वेरिएबल सभी वेरिएबल एक साइड है और कांस्टेंट क्या है, एक साइड है, यानी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ मत करिए, यहाँ से तुरंत आप निकाल लीजिए a1 और a2 की वैल्यू, b1 और b2 की वैल्यू, c1 और c2 की वैल्यू तुरंत फाइंड करिए। देखिए a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू माइनस का 5, b2 की वैल्यू माइनस का 3 और c1 की वैल्यू k, c2 की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शर्त दिया हुआ है, किस शर्त के लिए हमें सॉल्व करना है, जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। जो आपको समीकरण निकाल दिया होगा उसका अद्वितीय हल, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन होता है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल हो b1 बटा b2 का। वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू, मान रखने पर पुट द वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू दिया हुआ 4, a2 की वैल्यू दिया हुआ है 2, और चूंकि ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, b1 की वैल्यू माइनस का 5 और b2 की वैल्यू माइनस का 3। सबसे पहले देखिए इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो दोनों को क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चाहे तो इसको लिख सकते हैं 4/2, और इसको अगर और इसको कटाना चाहे तो एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा, ये हो जाएगा 2/1, और बराबर नहीं है, देख पा रहे हैं 5/3। अब आपको यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 का जो कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन में जब आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपको देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, k का मान ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे k दिया ही नहीं है। यानी ये बोलना चाहिए कि k या तो पूरी तरह से कर जाए। देखो दो कंडीशन यहाँ पे हो सकता है, जब ऐसा है तो यहीं पर बात बता दे, यहीं पे आपको यहीं पे इसका बातों को बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तो k नहीं दिया हुआ है, ये आपके वेरिएबल टर्म में, तब यहाँ पे क्या हो जाए, k नहीं है। ठीक, एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, x की जगह भी k हो, इस x की जगह भी k हो, यानी a1 भी आपका k हो, a2 भी आपका k हो, तब भी क्या होगा, ऊपर नीचे कर जाएगा और k खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी k कटने के, k नहीं होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो k लिखा ही ना हो x y में, या तो क्या हो a1 और a2 दोनों k आया तब k कर जाएगा। ऐसा कभी भी कंडीशन आया कि k आपके जो, जब आप समीकरण निकालेंगे, जब
शर्त जब रखते हैं, जब आप कंडीशन रखते हैं, तो कंडीशन रखने पर जो ऐसा आपको जब वैल्यू प्राप्त होता है A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू रखने पर अगर के आपको ना मिले तो आप समझ जाना के सभी मान के लिए, के सभी वास्तविक मान के लिए क्या होगा, जो समीकरण निकाला है ये संतुष्ट होगा। जैसे कि आपने देखा जब के की वैल्यू निकल रहा था तब कुछ एक वैल्यू आ रहा था, एक वैल्यू आ रहा था, ये दो वैल्यू आ रहा था, यहाँ पे दो वैल्यू आया हुआ है। तो उस वैल्यू को छोड़कर जितने भी के मान है वे सभी मान के लिए क्या होता था, वो संतुष्ट हो जाता था के उस मान को छोड़कर। जैसे इसमें के प्लस माइनस को छोड़कर सभी वास्तविक मानों के लिए क्या है, ये जो समीकरण निकाला है ये संतुष्ट है। चूंकि यहाँ पे के है ही नहीं, इसका कहने का मतलब ये है के नहीं है, यानी के सभी वास्तविक मान के लिए इसमें कुछ नहीं छूटेगा, कुछ भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 0 माइनस 1 2 3 4 5 कुछ भी माइनस प्लस 0 कुछ भी नंबर ले लीजिए, सभी नंबर के लिए क्या होगा, ये जो के जो भी मान लेंगे उसके लिए ये समीकरण निकाल क्या होगा, संतुष्ट होगा। ठीक है, तो इसमें मान को हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जैसे इसमें छोड़ते थे, इसमें इसलिए छोड़ते थे क्योंकि यहाँ पर के का कुछ न कुछ मान आता था, लेकिन यहाँ पे के ही नहीं है तो कैसे पता कि के को किसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, इसका कहने मतलब के की कोई भी वैल्यू रखिए ये समीकरण निकाल क्या होगा, संतुष्ट होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं अतः के सभी, ठीक, सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक, समीकरण निकाय के जो के सभी वास्तविक मान, के जितने भी वास्तविक मान हैं उन सभी वास्तविक मान के लिए जो आपको समीकरण निकाय दिया हुआ है, इस समीकरण निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, अब चलिए आप देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5।